1 नवंबर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स। तो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हमारा है एथिक्स पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड इंडियन एमपी। इसके अंदर दो चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि एक तो होता है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो हमने इसके अंदर देखना है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का ये एग्जाम्पल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है कि लोकसभा एथिक्स कमेटी ने ना प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है किसके खिलाफ, ऑल इंडिया क्रिमिनल कांग्रेस मेंबर जो है उसके खिलाफ क्या स्टार्ट करी है, प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है। क्यों करी है? क्योंकि एक सीनियर एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, उन्होंने ये कंप्लेन की है कि जो मिस मोइत्रा जी जो हैं वो मनी लेती है बिजनेसमैन से, जिससे वो क्वेश्चन पुट जैसे होता है ना कि पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन एमपीज जो होते हैं क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो क्वेश्चन जो भी पुट करती है उसके लिए वो पैसा लेती है किसी बिजनेसमैन से। तो इसी के लिए स्पीकर ने इस कंप्लेन को एथिक्स कमेटी को दिया एग्जामिनेशन करने के लिए कि भाई क्या ये मैटर है, आप इसको देखिए। आगे हम देखते हैं कि क्या इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले, मतलब पहले भी ये काफ़ी बार देखा जा चुका है, ये क्लियरिफाई किया जा चुका है कि एमपी अगर कोई भी पैसा लेता है, अगर कोई भी क्वेश्चन को पुट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बोला जाता है। और जो भी ये कंप्लेंट्स होती है किसको दी जाती है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। दिस कमेटी और फिर ये कमेटी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देती है कि भाई, और रिकमेंडेशन के साथ में कि एमपी जो है वो गलत है कि नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है कि लोग फिर यहाँ पे होता है कि अगर कोई भी एमपी अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल्ड कर दिया जाता है हाउस से। ठीक है, ये हमें समझ आया। आगे हम चलते हैं। इसका फर्स्ट केस हमने कब देखा? इसका फर्स्ट केस हमने देखा था 1951 में, जब H.G. मुदगल जी जो हैं, जो एक एमपी है प्रोविजनल पार्लियामेंट के, मतलब जब बनी भी नहीं थी पार्लियामेंट, तो उनको भी गिल्टी ही फाइंड किया गया था कि वो जो बिजनेस एसोसिएशन का जो है इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। तो इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल कमेटी जो है हाउस की, वो फाइंड करती है कि ये कंडक्ट जो है, जो भी ये काम किया गया है, ये डेरोगेटरी है और डिग्निटी जो होती है हाउस के उसके खिलाफ है कि नहीं है। बट क्या हुआ, उनके खिलाफ जो H.G. मुदगल जी जो थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता उससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। वैसे ही 2005 में भी हुआ, एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया। 10 मेंबर जो थे लोकसभा का, वो लोग क्या कर रहे थे, पैसे ले रहे थे क्वेश्चन पुट करने का पार्लियामेंट के अंदर। फिर से उनको गिल्टी प्रोवाइड किया गया, मतलब गिल्टी फाउंड किया गया और उनको क्या कर दिया, एक्सपेल्ड कर दिया गया हाउस से। ठीक है, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, दो हमने देखे। ठीक है। फिर वैसे ही अभी क्या किया गया है, मिस मोत्रा जी का केस जो है एथिक्स कमेटी को दिया गया है और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट मतलब इलीगल ग्रेटिफिकेशन, बहुत ही गलत कामों के लिए पार्लियामेंट के अंदर काम कर रही हैं। फिर एथिक्स कमेटी जो है लोकसभा की, वो रिसेंटली ही सेटअप हुई है 2000 के अंदर ही। अब ये क्या करती है, ये एग्जामिन करती है, कोई भी कंप्लेन आती है कि कोई भी एमपी अगर अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है तो ये इसको एग्जामिन करती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। फिर इसके बाद में ये बोला गया है कि, और एक तरह से ये भी देखते हैं कि क्या उनको करना चाहिए, फॉर्मुलेट करती है कोड एमपीज़ के लिए कि क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एथिक्स कमेटी वो सारी जांच पड़ताल करती है। व्हाट इज़ अनएथिकल इज़ अनडिफाइंड, मतलब क्या अनएथिकल है वो डिफाइंड नहीं है अच्छे से, कि क्या गलत है एग्जैक्टली वो अच्छे से लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कमेटी का कि जो अनएथिकल कंडक्ट जो है वो कहीं पर भी डिफाइंड ही नहीं है। और फिर ये जो एंटायरली कमेटी पे ही होता है कि वो एग्जामिन करे कि ये एथिकल चीज़ है कि नहीं है। फिर इसके बाद में एक बार ये भी देखा गया था कि एक बार एमपी जो थे, उन्होंने अपने फीमेल कंपेनियन, कोई फ्रेंड होगी, उनको अपने पार्लियामेंट्री टूर के ऊपर लेकर आए और उसको ऐसा दिखा रहे थे कि शी इज़ हिज वाइफ, वो वाइफ है उनकी।
ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनको 30 सीटिंग जो है हाउस की उनसे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये भी कहाँ डिफ़ाइन किया, ये बाद में डिफ़ाइन किया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें क्या है बाद में डिफ़ाइन हुई थी ये सब चीज़ें। तो कुछ भी अगर अनएथिकल कोई भी अगर करता है तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेती है वो एथिकल कमेटी लेती है, बट वो खुद के ही बेसिस पे लेती है, सोच के कि ये सही होगा कि गलत होगा। और बहुत बार एमपीज़ ने ये भी किया है कि अपने कार लेबलिंग कार पार्किंग लेबल्स को गलत यूज़ करा होगा। तो ऐसे भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं कि वही है कि जो मोर सीरियस केस इन्वॉल्विंग सीरियस मिसकंडक्ट जो होता है, इसके अंतर्गत कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस और स्पेशल नॉट बाय द, अब क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस है, तो वो जो चीज़ें कहाँ पे जाती है, वो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास जाती है या स्पेशल कमिटीज़ के पास जाती है। फिर वो इथिक्स मतलब रोल बताया है कि इथिक्स कमेटी के पास कोई अनएथिकल कंडक्ट है तब जाएगा, लेकिन अगर कोई मान लो प्रिविलेज अपनी एज ए एमपी होने का, जैसे अभी पार्किंग वाला मैंने बताया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिविलेज का यूज़ कर रहा है वहाँ पे, तो वैसे केसेस कहाँ जाएंगे, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास जाएंगे। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मिस मोत्रा केस के अंदर क्या है, इफ़ द कंप्लेंट, अगर मिस मोइत्रा केस के अंदर क्या हो रहा है कि कंप्लेंट जो है उसकी है इलीगल ग्रेटिफिकेशन के लिए, उन्होंने मतलब पैसों के लिए जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया उन्होंने। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान राइटर वही यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो केस है ना, ये इथिक्स कमेटी का केस है नहीं, क्योंकि ये गया तो इथिक्स कमेटी के पास है, बट एक इथिक्स कमेटी का है नहीं, क्योंकि जो मोइत्रा जी जो कर रही हैं वो एक तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, अपने प्रिविलेजेस का गलत यूज़ कर रही हैं। तो इसमें ये है कि उन्होंने इस चीज़ को गलत बताया है कि ये जो केस होना चाहिए कहाँ का है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है। फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अगर ब्राइब ले रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि नॉर्मली इन्वेस्टिगेट किया जाता है वैसे ही। लेकिन क्या होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मतलब वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो क्या करती है, वो एविडेंसेस के बेस पे ये बताती है कि क्या एमपी ने प्रिविलेज जो है वो अपने प्रिविलेजेस का गलत यूज़ किया है कि नहीं किया है, ये सिर्फ बताती है। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि इनको जब फाइंड किया गया कि इन्होंने हाँ ऐसा किया है, फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि आज भी 10 एमपीज़ जो हैं लोकसभा के, वो स्टिल ट्रायल के अंदर है, किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। फिर क्या होता है कि इसके बाद ये होगा कि जो भी चीज़ें ये होती है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब चीज़ें कहाँ होती है, जुडिशली ट्रेंड पर्सन्स, ये सब कौन देख पाता है, कोई जुडिशली ट्रेंड पर्सन होगा। बट हमारे अगर हम देखेंगे, अगर मान लो ये चीज़ तो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो सब चीज़ एग्जामिन करती है, बट ये सब चीज़ में कौन एक्सपर्टीज़ होते हैं, जुडिशल ट्रेंड पर्सन्स होते हैं। बट हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है जुडिशरी वाली थिंग्स में। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टिगेट करती भी है ना, तो ये इतना इम्प्रॉपर सा होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि किसी ने ना कुछ रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करा दिए, किसी ने ओरल मतलब गवाही दे दी, तो इन सब के बेसिस पे ये सारी कंप्लेंट्स क्या की जाती है, एग्जामिन करी जाती है। फिर इसके बाद में आगे राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोलते हैं कि अगर कोई भी कमेटी है वो एग्ज़ामिन करती है, अगर कोई भी कमेटी है अगर वो एग्ज़ामिन करती है ना कोई भी कंप्लेन को, तो उसको ना वो बोला जाता है कि वो उसको पहले आएगा, वो बताएगा कि भाई मैंने सही किया है कि नहीं करा, क्योंकि वो किसी के खिलाफ़ हो रही है, कि भाई उसके ऊपर देखा जा रहा है कि वो सही बोल रहा है गलत, तो उसके पास हक होता है कि वो आगे एक बार बताएगा कि हाँ मैंने सही किया है कि गलत किया है। तो फिर जो भी अगर डिसीजन होता है ना पार्लियामेंट्री कमेटी का, वो खुद के कॉमन सेंस के बेस पे किया जाता है कि ये सही है तो ये सही है, गलत तो गलत है। कोई भी यहाँ पे एविडेंसेस एक्ट जो है उसके कोई भी रूल्स एक्सेट्रा कोई अप्लाई नहीं किए जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पे जुडिशियल थिंग्स हो रही हैं, ये कहने का मतलब है इनका। फिर ऑनलाइन सबमिशन अगर हम क्वेश्चंस का देखें तो जो भी अगर इशू होता है ना एमपीज़ का, और बहुत बार ये भी अगर ये देखा गया है कि क्या होता है ना कि एमपीज़ का ऑनलाइन पोर्टल है जैसे, तो एमपीज़ जो होते हैं वो खुद से ना कभी भी
मतलब बोलते हैं ना क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ये चीज़ अभी रिसेंटली देखने को मिली है कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी आईडी पासवर्ड है ना किसी को दे देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो बैठते हैं और क्वेश्चंस कोई और ही लिख रहा है, क्योंकि हमारे जो एमपीज़ हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बैठ के और क्वेश्चंस लिखें। ये चीज़ भी बहुत बार हमने आज अभी हमें देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर क्या, तो वही है कि इनको फिर मतलब ये बोला जाता है कि लोकसभा के पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऑनलाइन सबमिशन जो होगा क्वेश्चन का वो कैसा होना चाहिए, कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल है ही नहीं उनके पास। और फिर उसके बाद में जो हमारा आर्टिकल 105 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनको राइट देता है, एमपीज़ को राइट देता है कि वो कुछ भी जो है मतलब कुछ भी क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर। तो फिर यहाँ पे राइटर यही बोल रहे हैं कि जो भी अगर एमपीज़ कर रहे हैं वो एक तरह से लीगल एक्शन नहीं है, वो क्या है कि उनको अपने जो पार्लियामेंट्रियंस को है वो डिसिप्लिन में ज़्यादा रखना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन या कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने ना रूल्स बनाए हैं ना कुछ और है। तो ये चीज़ राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका बेसिकली इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स ये है कि जो एमपी है वो वो जो एमपीज़ जो हैं वो अपने जो भी उनके पास जो प्रिविलेज है मतलब पार्लियामेंट में बोलने की, उसका गलत यूज़ करते हैं, और जो उनके पास और भी जो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस आते हैं जैसे कि पार्लियामेंट को यूज़ करना, उसकी पार्किंग को करना, तो उसको भी वो गलत यूज़ करते हैं। और रिसेंटली एक केस देखा गया है अभी कि जो मिस मोत्रा जी जो हैं वो अभी किसी से पैसे ले रही हैं कुछ क्वेश्चन पुट करने के, बट इस चीज़ को गलत बताया गया है और इस केस को कहाँ एथिक्स कमेटी में दिया गया है, और राइटर बोल रहा है कि ये एथिक्स कमेटी का केस नहीं है, ये किसका है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस है। तो ये बोल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि ऑनलाइन सबमिशन जो होता है ना एमपीज़ के द्वारा जो क्वेश्चंस का, वो भी कोई और ही कर रहा होता है, तो ये भी एक तरह से गलत है। क्योंकि रूल्स कुछ डिफाइंड ही नहीं है कि ऑनलाइन सबमिशन कौन कर सकता है या किस तरह से होने चाहिए। और फिर आर्टिकल 105 भी हमारा क्या करता है, इनको अलाउ करता है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये सब इस आर्टिकल के बारे में था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक है हमारा क्लाइमेट फाइनेंस का आर्टिकल है, जो कि अभी हमने जैसे चलो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि क्लाइमेट फाइनेंस है ना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका ट्रस्ट बना रहे कि उनको क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है। क्यों, अभी रिसेंटली ये एक रिपोर्ट का मेंशन कर रहे हैं राइटर जो है, जो COP28 हुई थी अभी दुबई के अंदर, तो उसके अंदर एक रिपोर्ट थी लाइक क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट। इसके अंदर ये बोला है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि हमें हमारे जो टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेल्सियस तो इंक्रीज़ हो गया है, बट हमें क्या करना है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उसको वो क्या करेगी, हेल्प करेगी कि भाई वो अपने जो इमिशंस है वो कैसे कम करें। तो इसके लिए क्या बोला गया था कि भाई $1000 बिलियन जो है वो हम लोग मोबिलाइज़ करेंगे रुपए, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर फोकस करा जाए। फिर इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि बट ये टारगेट जो है ये अभी ये पूरा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जो भी मतलब फाइनेंस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिल नहीं रहा है। वो उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया बट अभी क्या है, मिल नहीं रहा है। फिर इसके बाद अगर हम आगे अगर देखें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उनको ये मैंडेटरी है कि उनको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करने हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और आर्टिकल 9 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती है किसके अंदर, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स के अंदर, कि उनको जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड करने हैं। और फिर जो हमारे 2009 में कोपेनहेगन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बोला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो $100 बिलियन जो है 2020 तक जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को देगी। बट हुआ ये कि वो हो नहीं पाया। फिर पेरिस एग्रीमेंट में फिर से ये बोला गया कि चलो ठीक है अभी नहीं हुआ तो 2025 तक आप जो है मोबिलाइज़ कर दीजिए $100 बिलियन। बट अभी भी ये देखा जा रहा है कि इतना अभी भी नहीं हुआ है।
क्योंकि अभी तक रिसेंटली अगर हमने जब ग्लासगो में 2021 में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने ये देखा कि सिर्फ टोटल $79.6 बिलियन ही अभी जो है एलोकेशन हुई है। अब पेरिस एग्रीमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारे सेल्फ डिटरमाइंड एफर्ट्स हैं। एनडीसीज आपने सुने होंगे, जब हमारी कंट्रीज़ ने भी एनडीसीज अपने लिए थे कि हमें 150 गीगावाट जो है वो नॉन रिन्यूएबल से बनानी है, जो टारगेट है 500 गीगावाट का हो गया क्योंकि हमने इसको अचीव कर लिया था। तो ये जो है ये एक मतलब एग्रीमेंट है, वो ये बताती है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या करें कि जिससे जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, उससे ऊपर नहीं जाए। तो ये चीज़, तो आगे ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडिया की जो अगर BUR रिपोर्ट जो है, जो ये रिपोर्ट है, ये कहती है कि अगर हमें हमारी फाइनेंशियल नीड क्या है, अगर हमें अपने NDCs को ड्राइव करना है, तो अगर मान लो कोई भी हमें मिशन कम करना है, मिटिगेशन पर्पस करना है, तो हमें कितने रुपए चाहिए, हमें 206 बिलियन से लेकर 834 बिलियन तक हमें इस रुपए को चाहिए है। और ये सारी हमारी फाइनेंशियल डिमांड्स किस लिए है कि जिससे हम कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं, क्लीनर एनर्जी सिस्टम के लिए जाएं, तो ये सब चीज़ों के लिए यूज़ है, और जो कि फंडेड नहीं की गई है UNFCCC के द्वारा। और एडिशनली इंडिया ये भी रेटिफिकेट करता है कि जो उसकी डिमांड है ना एट COP27 में कि 3.6 मिलियन पीपल जो है 159 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्होंने क्या किया है कि फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी को, मतलब ये कहना है कि जो 159 डिस्ट्रिक्ट्स है ना और उसमें 3.6 मतलब 36 लाख पीपल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी पे, या उस मतलब ये तो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली उस जॉब से वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर मान लो UNFCCC से फंडिंग आएगी तो इससे क्या होगा, मान लो UNFCCC से अगर फंडिंग आती है तो उससे ये होगा कि उनका जो बर्डन है ना वो थोड़ा कम होगा, और जो ये लोग अनएम्प्लॉयड होंगे ना, जो ये 36 लाख लोग हैं, इनको भी कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे फॉसिल फ्यूल से भी कनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको एलिमिनेट तो कर देंगे बट अबाउट देम वी ऑल्सो नीड टू थिंक। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि अनक्लियर बर्डन शेयरिंग फार्मूला है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनको बोल तो दिया है कि आप 100 आपको डॉलर बिलियन आपको मोबिलाइज़ करने हैं, बट उनके ऊपर कोई मतलब सैंक्शनिटी नहीं लगाई है, उनके ऊपर ये नहीं दिखा रहे हैं कि उनको कैसे मोबिलाइज़ करने हैं। तो ये देखा जा रहा है कि ये भी डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि क्लाइमेट फाइनेंस वो क्या है मोबिलाइज़ कर देंगे अंडर, क्योंकि कोई पर्टिकुलर उनको मोबिलाइजेशन एक तरह से क्राइटेरिया ही नहीं बताया है कि उनको कैसे उनको मोबिलाइज़ करना है, तो वो बिना उसके कैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक फ़ंड है, उसको बनाया गया था 1992 में ही बना दिया गया था GEF को। वो किसी जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन दिया जाएगा हर 4 साल के अंदर, जिससे कि जो भी उनकी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको सही कर सके। और सिमिलर अप्रोच ना जो है वो बोरो की गई थी ग्रीन क्लाइमेट फंड में डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा कि भाई उससे वो क्या करेंगे, मोबिलाइज़ करेंगे। बट GCF जो है हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है, उसने ये देखा कि मतलब GCF को किस लिए बोलते ना GEF क्यों इस्टेब्लिश किया गया कि जो हमारा 100 बिलियन का जो पोर्शन था वो कितना डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलेगा, उसको सबको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा था, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के लिए था ये सारा। और यही सेकंड प्लेज जो थी वो अभी हुई थी 5 अक्टूबर 2023 के लिए। तो इसमें भी ये देखा गया कि सिर्फ 37 कंट्री आउट ऑफ 37 कंट्रीज सिर्फ 25 कंट्रीज़ ने ही वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ये बोला कि हम 9.3 बिलियन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे न्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस में। तो इंटरेस्टिंगली ये देखा जाता है कि जो ग्लोबल अगर सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 9 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूशन कर रही है दूसरों के लिए। बाकी सब क्या कर रही हैं, सिर्फ आती हैं खुद के हिसाब से, अगर बस इंटरनेशनल थोड़ा रिप्रेजेंट देती हैं और चले जाती हैं। सिर्फ 9 कंट्रीज़ ही हैं जो कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने में इंटरेस्टेड दिखती हैं। फिर इसके बाद में इस एक्शन को हम रेप्लिकेट करें तो कैसे, और ये देखने को मिलता है कि ये सब चीज़ जो है वो पॉलिटिकल विल पे है। क्योंकि जब 2008 की जब क्राइसिस आई थी तो उनमें क्या था, पूरे वर्ल्ड का जो था कॉज इंक्लूड था, तो बहुत जल्दी फाइनेंसिंग और ये सब कर दी गई। लेकिन जब यहाँ पे फाइनेंस की बात आ रही है क्लाइमेट के ऊपर, तो क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना है,
है उनको, तो उनके खुद के कुछ हित की यहाँ पे बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पे फिर वो लोग इतना एंटरटेन नहीं करते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि यही है कि खुद का जब बात आई तब तो हमने सब कुछ सपोर्ट किया और सब किया, बट लेकिन आज जब हमारे दूसरों कंट्रीज़ की जब बात आ रही है तो हम इतना उस बात को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल का यही है कि एक तरह से राइटर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 1.5 बिलियन का टारगेट हमारा जो हमने सेट किया है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, उसके लिए क्या चाहिए? रुपीज़ को मोबिलाइजेशन करना है। बट रुपीज़ जो है वो जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ है वो मोबिलाइज़ नहीं कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। पहले तो बोला गया था 2009 में कि 2020 तक कर लेंगे। फिर जब क्लाइमेट जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो पेरिस एग्रीमेंट बोला कि 2025 तक कर लेंगे। लेकिन अगर आज तक भी हम अगर सिनेरियो देखेंगे तो सिर्फ हमने अभी तक 79.6 जो बिलियन है वही इतना ही पैसा मोबिलाइज़ किया है। और फिर हमारे अगर NDCs की बात अगर हम करेंगे, NDCs की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं कि हर कंट्री अपना 5 साल का सेट डिसाइड करेगी कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज को मतलब एक इक्वल रखने के लिए कैसे वो कंट्रीब्यूशन करेगी क्लाइमेट चेंज के लिए। बट ये भी देखा जाता है कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए हमें मिटिगेट करने के लिए इतने इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो बट वो आएगा कहाँ से? और हमारे कितने लोग जो हैं, मतलब जो हमारी सिटीज़ है ना, उससे कितने लोग जो हैं फॉसिल फ्यूल लाइक कोल वगैरह के ऊपर डिपेंड है, या तो डायरेक्टली जॉब के थ्रू या इनडायरेक्टली जॉब के थ्रू। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और फिर ये बाद में लास्ट में आर्टिकल में ना जो हमारे राइटर है वो ये बोलते हैं कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने पर्सनल कॉज के लिए चीज़ों को करती हैं। अगर उनको लगता है कि उनको कुछ बेनिफिट होने वाला है तो वो ध्यान देती है, अदरवाइज़ वो उतना ध्यान देती नहीं है। तो ये अबाउट दिस आर्टिकल था। और फिर हमने आज अभी 2 आर्टिकल कवर किए। थर्ड हमारा है वही डिफेक्शन, जो अभी काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है कि और इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनको फटाफट डिसाइड करना है कि किसको डिफेक्शन, किनको एंटी डिफेक्शन के अंदर ट्रायल करना है। बिकॉज अभी हमने देखा था कि स्प्लिट हुआ था शिवसेना और वो वाली जो पार्टी थी उसके अंदर, तो उसके अंदर कैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पॉलिटिकल इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हम नेक्स्ट चलते हैं पेज के ऊपर। फिर इसके बाद में आता है कि अभी आंध्र प्रदेश जो की गई है, आंध्र प्रदेश में किन रिफॉर्म्स की बात की है। आंध्रा ने अभी क्या किया था, थोड़े टाइम पहले एक बिल लेकर आए थे, उसमें बोला गया था कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसी को कुछ एक सक्सेस दिखाया जा रहा है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे कि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जाए। क्योंकि ये सब पेरेंटल कॉज के तहत देखा गया था। क्योंकि जो हमारी मतलब आंध्रा गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि आंध्रा के जो पीपल है वो चाह रहे थे, उनके पेरेंट्स जो चाह रहे थे कि इंग्लिश में वो अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए उनको उनकी नेटिव भाषा में भी उनको स्किल किया जाए। तो बस इस आर्टिकल के बारे में इतना ही है, बहुत डीप में नहीं जाना, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से समझना था। वी डन विद दिस। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर इसमें ये कि स्टाफ शॉर्टेज, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें हमारे लोकल गवर्नमेंट्स की बात की है, लोकल गवर्नेंस की बात की गई है। लोकल गवर्नेंस की कैसे बात की है कि लोकल गवर्नेंस में कौन आते हैं हमारे, जैसे मान लो पंचायत एंड एक्सेट्रा। तो बहुत सारी ऐसे, जैसे 5 स्टेट्स का इन्होंने यहाँ पे नाम लिया है, 5 स्टेट्स का इन्होंने नाम लिया है, जैसे कि मैं बताती हूँ वेट। हाँ, तो 5 स्टेट हो गए हमारे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान। बोला जा रहा है कि इन 5 स्टेट के अलावा और जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनको अगर कुछ भी अगर पैसा भी लेना होता है ना लोन वगैरह पे, तो बहुत बार उनको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो इतना इंसफिशिएंट, वो उनके पास मनी पावर होता नहीं है, तो वो अपने पर्सनल लेवल पे कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो ये किस रिपोर्ट्स के अंदर दिया गया, तो इस रिपोर्ट का नाम आप लिख सकते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन सिटी सिस्टम 2023, जो कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जनगृह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है। इसके अंदर ये इन्होंने ये सर्वे दिया, ये आप लिख के कहीं पे रख लीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स में शायद ये काम आ जाए। तो और बाकी इन स्टेट्स के नाम याद कर लीजिए कि अभी सर्वे आया है, सर्वे के अकॉर्डिंग लोकल गवर्नेंस के पास इतना पावर नहीं होता कि वो अपने खुद के स्टाफ को अपॉइंट कर ले। और इसमें सिटीज़ को जो है 4-5 कैटेगरी में रखा गया है। तो ये देखा गया कि मेगा सिटीज़ जो है, जो कि 40 लाख से अगर ज़्यादा है, और वहीं पे लार्ज सिटीज़ उनको बोला जाता है जो कि
10 से 40 लाख के बीच में है, और मीडियम सिटीज़ बोला जाता है जो 5 से 10 लाख, और अगर 5 लाख से कम की जो सिटीज़ हैं उनको स्मॉल सिटीज़ बोला जाता है। तो वो और जो उनके जो मेयर्स जो होते हैं वो 5 साल के डू नॉट हैव अ 5 ईयर टेन्योर, और जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली नॉमिनेशन और एक्सेट्रा से जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। आगे इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो स्मॉल सिटीज़ के जो मेयर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, फाइनेंस इतना होता नहीं है। मतलब जो बड़ी सिटी के जो मेयर्स हैं, जो कि हमने बात की मेगा सिटीज़ के जो मेयर्स होते हैं, वो तो क्या होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट जो छोटी जगह है ना वहाँ पे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। फिर इसमें ये देखा जा रहा है कि जो मेयर्स एंड काउंसिल्स जो होती हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है अपने स्टाफ अपॉइंटमेंट के लिए और एक्सेट्रा चीज़ों के लिए। फिर इसके बाद आगे देखा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती है, और जो सिटीज़ हैं उनके पास हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी भी इतनी नहीं देखी जाती है। बस इतना ही है इस आर्टिकल के बारे में, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और वेस्ट बैंक को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लाइक वेस्ट बैंक इसराइल, लेट इट डन सम टाइम, क्योंकि रोज़ आना है इसराइल और पैलेस्टीन पे एक आर्टिकल, तो रोज़ कवर करना इज़ नॉट दैट वर्दी। तो आपको थोड़ा बहुत क्रक्स तो पता लग गया है कि हमने एक बार इतने बार हमने डिस्कस कर लिया है कि अच्छा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दैट्स ऑल फॉर दैट। हर छोटा बिट बाय बिट हमें कोई ऐसे नहीं लिखना है इसराइल और पैलेस्टीन वॉर पे, ठीक है। तो आज हमने 5 आर्टिकल्स कवर किए, एक हमने लोकल गवर्नेंस का, एक हमने आंध्रा वाला, और एक हमने क्लाइमेट चेंज का, और एक हमने पार्लियामेंट्री कंडक्ट के ऊपर हमने बात की, और एक डिफेक्शन की बात की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।